प्रिंसिपल से मैनेजमेंट का ये दूसरा क्लास हम लोग कर रहे हैं। प्रिंसिपल से मैनेजमेंट को दिया था हेनरी फ्यूल। अगर पूछेगा फादर ऑफ मैनेजमेंट कौन है तो हेनरी फ्यूल। फादर ऑफ मैनेजमेंट प्रिंसिपल से मैनेजमेंट का पापा हेनरी फ्यूल। 14 को प्रिंसिपल दिया था। कितना? 14। 10 तो अच्छा 14। ठीक है, सुनिए ध्यान से एकदम। 14 का 14 प्रिंसिपल को अच्छे से समझ के दिमाग में रखना है। पहला है डिवीजन ऑफ वर्क। पहला क्या है? अच्छा, ये प्रिंसिपल से मैनेजमेंट एक जनरल गाइडलाइंस है, एक गाइडलाइंस है, आप अपने हिसाब से फॉलो करिए। थ्योरी दे दिया, सिद्धांत दे दिया, अपने हिसाब से आप फॉलो करिए, इस पर थोपना नहीं है। एक जनरल गाइडलाइंस है, समझ रहे हैं क्या बोल रहे हैं? तो पहला डिवीजन ऑफ वर्क। डिवीजन ऑफ वर्क का मतलब होता है काम का विभाजन कर दीजिए। काम का विभाजन करना। काम का क्या करना? विभाजन करना। और वर्कर को बांट दो उसके कैपेबिलिटी और क्वालिफिकेशन के हिसाब से। कैपेबिलिटी और क्वालिफिकेशन के हिसाब से वर्कर के बीच में बांट दो। इसको हम कहते हैं डिवीजन ऑफ वर्क। क्या कहते हैं? अब बताइए, सारा काम अकेला करना पॉसिबल कि नॉट पॉसिबल? नॉट पॉसिबल। तो क्या करेंगे? जिसको जो काम आता है उसको दे देंगे, उसके कैपेबिलिटी और क्वालिफिकेशन के हिसाब से काम को दे देंगे कि आप ये काम करिएगा, आप ये करिएगा, आप वो करिएगा, आप वो करिएगा। बांट देंगे काम, सब लोग अपना अपना डेली काम करेंगे और बता पाएंगे कि मेरा रोल क्या है और मेरा गोल क्या है। अरे बता दो कि आपको डेली आके यही काम करना, तो बताएगा ना कि आपका काम क्या था, हम यही काम करते हैं। एम्प्लॉय बता देता है ना। तो इसी को हम कहते हैं डिवीजन ऑफ वर्क। क्या कहते हैं? अरे एक परिवार में भी चलाने के लिए हम लोग का काम बटा हुआ है। पापा कमाएंगे, मम्मी खाना बनाएगी, बच्चा पढ़ेगा, बच्चा पानी भरेगा, बच्चा हल्का बाजार कर देगा, समझ रहे हैं? ट्यूशन जाएगा, स्कूल जाएगा, स्कूल को कौन छोड़ने जाएगा, स्कूल से कौन लाएगा, बच्चा अपने चला जाएगा या अपने सब बटा हुआ घर में काम। सिस्टमेटिकली घर का काम होता है ना, तो वैसे ही कंपनी का काम है, सिस्टमेटिकली तो करना होगा। इसी को कहते हैं डिवीजन ऑफ वर्क। क्लियर है क्या? काम को विभाजन कर दो, जिसको जो आता है उसको वो काम दे दो। इसी को हम कहते हैं डिवीजन ऑफ वर्क। क्या कहते हैं? क्लियर है? क्लियर? आगे बढ़े, बोलिएगा तब ना आगे बढ़ा जाएगा जी, नहीं बोलेगा नहीं बढ़ा जाएगा। दूसरा है ऑथोरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। ऑथोरिटी मीन्स पावर टू टेक द डिसीजन। अथॉरिटी माने पावर, जिससे हम निर्णय ले सकते हैं। अथॉरिटी माने पावर देना कि हाँ आप ये निर्णय ले सकते हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटी माने ऑब्लिगेशन टू कंप्लीट द जॉब। रिस्पॉन्सिबिलिटी माने जिम्मेवारी लेना, हाँ हम इस काम को कर देंगे, इस काम को करवा देंगे। रिस्पॉन्सिबिलिटी मीन्स ऑब्लिगेशन टू कंप्लीट द जॉब। रिस्पॉन्सिबिलिटी ऐसा चीज है जो सिर्फ और सिर्फ लिया जाता है, दिया। हमें पढ़ लिख कर कामयाब होना है, जिम्मेवारी हमारा है। अब ये जिम्मेवारी किसी और को नहीं दे सकते हैं, क्योंकि ये आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी है। रिस्पॉन्सिबिलिटी ऐसा चीज है जो सिर्फ और सिर्फ लिया जाता है, दिया नहीं जाता। अब ये बोलिएगा हमको कामयाब होना है, जिम्मेवारी आपका है, ऐसे बोलिएगा, शोभा दे रहा है। हमें कामयाब होना है, जिम्मेवारी हमारा है। मेरा कैसे हो? समझ रहे हैं क्या बोल रहे हैं? रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ रहे हैं? तो कहा जाता है, सुनिए, बोला जाता है कि अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी, अधिकार, अथॉरिटी माने अधिकार, रिस्पॉन्सिबिलिटी माने जिम्मेवारी देते समय दोनों का बैलेंस होना जरूरी है। बैलेंस होना का मतलब ऐसा व्यक्ति को अथॉरिटी दो जिसको रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाने आता हो। ऐसा फालतू को अथॉरिटी मत दे दो जो रिस्पॉन्सिबिलिटी करना ही नहीं जानता है, तो अथॉरिटी को मिसयूज करेगा। अथॉरिटी को क्या करेगा? वो मिसयूज करेगा, गलत इस्तेमाल करेगा, काम सही से नहीं होगा। समझ रहे हैं? तो इसीलिए हम लिखेंगे बोथ मस्ट बी पैरिटी। दोनों का कॉम्बिनेशन होना चाहिए। दोनों का क्या होना चाहिए? कॉम्बिनेशन। क्लियर है क्या? तो अथॉरिटी मीन्स पावर टू टेक द डिसीजन, रिस्पॉन्सिबिलिटी मीन्स ऑब्लिगेशन टू कंप्लीट द जॉब। बोथ मस्ट बी पैरिटी। बोथ मस्ट बी, समझ रहे हैं? जैसे मान लीजिए काम बहुत बढ़िया करते हैं, तो इन्हीं को पावर दे दिए निर्णय लेने का। ये तो जिम्मेवारी से काम करता है, तो निर्णय भी बढ़िया लेगा और बढ़िया काम होगा। दोनों का बैलेंस हो गया। अब मान लो ये कोरिया इंसान है, काम नहीं करता है, फालतू इंसान है एकदम, इसको पावर दे दिए तो क्या करेगा? नौकर पे चाकर खोजेगा। नौकर पे, समझ रहे? हम खुद नौकर है, वो और नौकर खोज रहे हैं, तो उसी को बोलते हैं नौकर पे चाकर। नहीं समझे? मान लीजिए वो नौकर है, एग्जाम्पल दे रहे हैं, और सुनिए तो सही, रिस्पॉन्सिबिलिटी उनको नहीं आता है, तो क्या सोचेंगे कि वो और नौकर ले आओ, और उससे भी उस काम सही से नहीं कराएगा क्योंकि उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी आता ही नहीं है। रिस्पॉन्सिबिलिटी आता है, नौकर पे चाकर भी आ जाएगा तो काम सही से नहीं होगा क्योंकि खुद फालतू है। नहीं समझे? तो इसीलिए
ऑथोरिटी, अरे भाई एग्जाम्पल दे रहे हैं, डोंट टेक ब्रेन एंड हार्ट, किसका बात कर रहे हैं? ऑथोरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, दोनों का महिमा, सुनो ध्यान से, दोनों का ये होना चाहिए, मिलन होना चाहिए। समझ पा रहे हैं क्या बोल रहे हैं? तो ऐसा व्यक्ति को अथॉरिटी देना है जिसको रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाने आता हो। रिस्पॉन्सिबिलिटी जिसको नहीं निभाने आता है उसको अथॉरिटी देने का नहीं, गड़बड़ कर देगा वो, समझ, बर्बाद करके रख देगा एकदम। समझ गए क्या बोले? इसी को हम कहते हैं अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। क्लियर है क्या? आगे बढ़े हम लोग। नेक्स्ट, डिसिप्लिन। डिसिप्लिन माने नॉर्मल रूल्स रेगुलेशन, कब दुकान खुलेगा, कब बंद होगा, कब ब्रेक होगा, एक जनरल रूल्स रेगुलेशन, उसको हम कहते हैं डिसिप्लिन। उसको क्या कहते हैं? डिसिप्लिन। जैसे मेरा थोड़ा जनरल रूल्स रेगुलेशन हिला हुआ है, आधा घंटा लेट हो जाता है, मेरा थोड़ा हिला हुआ है, यही है डिसिप्लिन। समझे क्या बोले कि नहीं समझे? डिसिप्लिन माने जनरल रूल्स रेगुलेशन, कब शुरू होगा, कब बंद होगा, ये तमाम बात को हम कहते हैं डिसिप्लिन। क्लियर है क्या? कंपनी खुलने का टाइम, बंद होने का टाइम, समझ रहे हैं क्या बोल रहे हैं? लंच का टाइम, कब क्या होगा उसका टाइमिंग, एक नॉर्मल रूल्स रेगुलेशन, इसको हम कहते हैं डिसिप्लिन। क्लियर है क्या? तो जनरल डिसिप्लिन अपने संस्था के हिसाब से, अपने ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से आप खुद तय करो। समझे क्या बोले? इसी को हम क्या कहते हैं? डिसिप्लिन। क्लियर? आगे बढ़ें। नेक्स्ट, यूनिटी ऑफ कमांड। ऑर्डर गिवन बाय ओनली वन बॉस। ऑर्डर गिवन बाय ओनली, ऑर्डर एक बॉस के जरिए होना चाहिए। सब ऑर्डर देगा तो काम गड़बड़ हो जाएगा। समझ रहे हैं क्या बोल रहे हैं? ऑर्डर एक जन दे, काम पूरा होना चाहिए। सब ऑर्डर देगा तो काम में गड़बड़ हो जाएगा, काम कौन करेगा? सब ऑर्डर देगा तो ऑर्डर गिवन बाय ओनली वन बॉस। ऑर्डर मिलते ही काम स्टार्ट हो जाना चाहिए। इसी को हम कहते हैं यूनिटी ऑफ कमांड। क्या कहते हैं? जैसे मान लीजिए बालक, बात नहीं, जैसे मान लीजिए हम इनको ऑर्डर दे दिए कोई काम करने का, तो ये करने लगे, ये नहीं कि वो उनको ऑर्डर दे दिए फिर वो उनको दे दिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसे में काम डिले हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। समझ रहे हैं क्या बोले कि नहीं समझ रहे? तो ये नहीं करना है। जैसे घर में पापा लोग ऑर्डर देते हैं, अरे तुमको पानी भर रहा है तो पानी भर दो, पढ़ने जाना है तो पढ़ने जाओ। समझ पा रहे हैं क्या बोल रहे हैं? तो इसको हम क्या कहते हैं? यूनिटी ऑफ कमांड। क्या कहते हैं? यूनिटी ऑफ ऑर्डर गिवन बाय ओनली वन बॉस। ऑर्डर गिवन बाय ओनली, सब बॉस के जरिए ऑर्डर नहीं होना चाहिए। क्लियर है? नेक्स्ट है यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन का मतलब होता है वन यूनिट, वन प्लान, वन गोल, वन डायरेक्शन। वन यूनिट, वन प्लान, वन गोल, वन डायरेक्शन। एगो यूनिट है, उसमें एगो प्लान होना चाहिए, एगो डायरेक्शन होना चाहिए, एगो गोल होना चाहिए। माने सभी लोग एक ही दिशा में काम करें, एक ही चीज़ के लिए काम करें, एक ही प्लानिंग के साथ काम करें। इसी को हम कहते हैं यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। एक दिशा में बढ़ो, एक दिशा में। समझ रहे हैं क्या बोल रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? तभी तो गोल पूरा होगा ना जी, तभी तो उद्देश्य का पूर्ति होगा, जो हम चाहते हैं वो पूरा होगा जब सब लोग एक दिशा में काम करेंगे। इसी को हम कहते हैं यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। यूनिटी ऑफ, जैसे अभी हम क्या चाहते हैं, क्लास 12 का सेम 3 में आप लोग का बढ़िया मार्क्स। आप लोग क्या चाहते हैं? क्लास 12 के सेम 3 में बढ़िया मार्क्स। समझ रहे? वन यूनिट, वन प्लान, वन गोल। अब उसी के लिए तो पढ़ाई कर रहे हैं। तो हम तो अपना डायरेक्शन दे रहे हैं, लेकिन आप लोग अपना डायरेक्शन गड़बड़ कर दे रहे हैं, पढ़ नहीं रहे हैं। पढ़िए, एक डायरेक्शन में काम करिए। वन यूनिट, वन प्लान, वन गोल तो है, लेकिन वन डायरेक्शन नहीं हो पा रहा है। एक ही दिशा में काम करना है, पढ़ाई करना है। समझ गए क्या बोले? इसी को हम कहते हैं यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। क्लियर है क्या? क्लियर है? आगे बढ़े, बोलिएगा तब ना बढ़ा जाएगा। नेक्स्ट, सब ऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट। कंपनी में गए हो ना, तो अपने बारे में मत सोचिए कि हमको कैसे लाभ कर लेना है, हमको कैसे फ़ायदा हो जाए। व्यक्तिगत हितों के बारे में नहीं सोचना है, सोचना है कि कंपनी का कैसे फ़ायदा हो, ऑर्गेनाइजेशन का कैसे फ़ायदा हो। समझ रहे हैं? खुद के फायदा के बारे में सोचिएगा तो आप चोरी करिएगा, सामान कंपनी का इधर उधर करिएगा, मिस यूज करिएगा। समझ रहे हैं क्या बोल रहे थे? व्यक्तिगत हितों का त्याग करना है और जनरल इंटरेस्ट में मन लगाना, माने कंपनी के लाभ के लिए काम करना है। इसको हम कहते हैं सब ऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट। कभी कभी स्कूल में आप लोग जाते हैं, टीचर है बहुत बढ़िया पढ़ाता है, फिर भी आपको उनका कुछ भी सुनाई नहीं देता है। कभी हुआ आप लोग ऐसा? स्कूल में गए, टीचर आया एकदम झकास पढ़ाया, भाई टीचर का कोई बात सुनाइए नहीं दिया हमको, बाकी क्लासे में थे। कभी ऐसा हुआ? हुआ? क्या है? क्योंकि आप इंडिविजुअल इंटरेस्ट में थे।
अपने बारे में कुछ दिमाग में चल रहा था, दिमाग कहीं और था, कुछ सोच रहे थे अपने बारे में, समझ रहे हैं। जबकि जनरल इंटरेस्ट ये था कि टीचर का बात सुन के पढ़ना था, टीचर का बात सुनकर पढ़ाई में मन लगाना था। लेकिन आप क्या कर दिए, इंडिविजुअल इंटरेस्ट के बारे में सोचने लगे, तो टीचर का पढ़ाई नहीं सुनाई दिया, समझ रहे हैं। तो वैसे ही संस्था में जाइए तो इंडिविजुअल इंटरेस्ट के बारे में मत सोचिए, इंडिविजुअल इंटरेस्ट के बारे में सोचिएगा तो देवदास हो जाइएगा। अपने बारे में सोच रहा है, जहाँ भाई वहीं खड़ा है, जहाँ काम ही नहीं कर रहा है, तो कैसे होगा, समझ रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। सेंट्रलाइजेशन मतलब रिटेंशन ऑफ डिसीजन मेकिंग पावर। छोटा ऑर्गेनाइजेशन है तो आप सेंट्रलाइजेशन करो, सबको पावर मत दो, कुछ लोगों के हाथ में पावर दो, समझ रहे हैं क्या बोल। छोटा ऑर्गेनाइजेशन, जैसे मेरा 2 दुकान है, तब सबको पावर कैसे दे देंगे हम, सबको पावर देंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। तो हमें पावर कुछ लोगों के हाथ में देना चाहिए, इसको हम कहते हैं सेंट्रलाइजेशन। क्या कहते हैं, सेंट्रलाइजेशन मीन्स रिटेंशन ऑफ डिसीजन मेकिंग पावर। मान लीजिए किसी के 4-5 दुकान है तो सेंट्रलाइजेशन करेगा, और डिसेंट्रलाइजेशन जिसका देश भर में आउटलेट है, देश भर में दुकान है, जैसे बिग बाजार का हुआ करता था, अभी तो नहीं है, इसलिए था में हम लोग बात करते हैं, समझ रहे। बिग बाजार का पूरा देश भर में हुआ करता था, तो बिग बाजार जैसा संस्था क्या करता होगा, डिसेंट्रलाइजेशन। डिसेंट्रलाइजेशन मीन्स पावर गिवन इन मोर हैंड्स, पावर गिवन इन, समझ रहे हैं। तो लार्ज स्केल का धंधा है तो डिसेंट्रलाइजेशन करिए, छोटा स्केल का धंधा है तो आप सेंट्रलाइजेशन करिए। सेंट्रलाइजेशन मीन्स रिटेंशन ऑफ डिसीजन मेकिंग पावर, सेंट्रलाइजेशन मीन्स रिटेंशन ऑफ डिसीजन मेकिंग पावर। ये टिक्की में पूछता है, सेंट्रलाइजेशन मीन्स रिटेंशन ऑफ डिसीजन मेकिंग पावर, इट इज सुटेबल फॉर स्मॉल स्केल ऑर्गेनाइजेशन। और डिसेंट्रलाइजेशन मीन्स पावर गिवन इन मोर हैंड्स, पावर गिवन इन। डिसेंट्रलाइजेशन इज आल्सो कॉल्ड डाइवोर्स ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट का इसको डाइवोर्स भी कहते हैं। डाइवोर्स समझते हैं, डाइवोर्स माने क्या होता है, शादी हुआ, दोनों जन अलग हो गए, इसको डाइवोर्स कहते हैं। तो वैसे ही डिसेंट्रलाइजेशन है, इसमें मैनेजमेंट का अलग अलग हो जाता है, मैनेजमेंट अलग अलग तरीके से किया जाता है, इसको कहते हैं डिसेंट्रलाइजेशन। तो डिसेंट्रलाइजेशन को डाइवोर्स ऑफ मैनेजमेंट भी कहते हैं। थोड़ा कीवर्ड्स में लिख दीजिए, डिसेंट्रलाइजेशन इज आल्सो कॉल्ड डाइवोर्स ऑफ मैनेजमेंट। पूछता है डिसेंट्रलाइजेशन इज आल्सो कॉल्ड डाइवोर्स ऑफ मैनेजमेंट। चलिए आगे बढ़े हम लोग, बोलिए आगे बढ़े। नेक्स्ट, स्केलर चैन। स्केलर चैन माने लाइन ऑफ अथॉरिटी, लाइन ऑफ अथॉरिटी माने सिस्टम को फॉलो करिए, सिस्टम को ब्रेक मत करिए, सिस्टम को फॉलो करिए। सिस्टम ब्रेक करिएगा तो गड़बड़ हो जाएगा। जैसे मान लीजिए हम मालिक, आई मेरा मैनेजर, ये भाई साहब, हम मालिक, ये मेरा मैनेजर, आप सभी वर्कर। फैक्ट्री है, मान लीजिए फैक्ट्री है, आप लोग काम करते हैं। हम मान लीजिए मालिक है, जाके राउंडिंग लगाए, आप लोग काम सही से नहीं कर रहे हैं, काम आप लोग सही से नहीं कर रहे, पार्टी कर रहे हैं, सिंघारा चाट चल रहा है, जैसे तैसे एकदम तीतर बितर है, तो क्या करना चाहिए, आप लोगों को उल्टा फुल्टा बोल देना चाहिए कि उसको पकड़ना चाहिए। हमको क्या करना चाहिए, क्या आप लोगों का नहीं बोलना चाहिए, क्या नहीं बोलना चाहिए आप लोगों को, ये क्या बैठ के खाए वो बात नहीं है, जो दो ही को क्वेश्चन पूछा है, उनको बोलना चाहिए कि आप लोगों को बोलना चाहिए, आप लोगों का नहीं बोलना चाहिए। आप लोग को देखिए बोलने से गड़बड़ हो जाएगा। जैसे इतना जन है, अब इतना जन को बोलेंगे तो बहुत जन को बोलना पड़ेगा, इतने जन को बोलेंगे तो बहुत जन को बोलना पड़ेगा। कोई बात अगर खराब लग गया तो दिक्कत है, एम्प्लॉई है, एम्प्लॉई भागेगा क्या, उल्टा वो अगर वो बोल दिया तो आप मालिक नहीं रह जाइएगा ना, स्टाफ भी तो बोल सकता है, उल्टा बोल देगा तो फिर इज्जत क्या रहेगा। यहाँ भागने का क्या है, स्टाफ तो आएगा और जाएगा, संस्था है तो, लेकिन स्टाफ को आप उल्टा बोल रहे हैं, लेकिन वही चीज़ वो रिपीट कर दिया तो दिक्कत हो जाएगा। तो ज़रूरत क्या है, रखा तो गया आदमी को, इसको उल्टा फुल्टा बोलिए पकड़ के बढ़िया से, ई जाके बोलेगा, ई जाके यही नहीं बोलेगा तो उसको हटाइए, किसी और को लेके आइए, बैठाइए। समझ रहे हैं क्या बोल रहे हैं। तो इसको बोलेंगे ठीक, आके आप लोग को उल्टा फुल्टा बोलेगा, और आप लोग को जब उल्टा फुल्टा बोलेगा तो उसको बोल भी दीजिएगा, तो संभालने वाला आदमी ऊपर बैठा हुआ संभाल लेगा, संभला जाएगा। समझे क्या बोल रहे हैं, मारपीट नहीं होता ऑर्गेनाइजेशन में, समझे। पैसा देके काम करा रहे, क्यों मारपीट करेंगे भाई, काम नहीं पसंद आएगा कल सबको विदा करेंगे, आप अपना पैसा भी जमा करिएगा कल से, बात खत्म। समझ रहे हैं क्या बोल रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं।
किसका बात कर रहे भाई? स्केलर चैन। किसका बात कर रहे हैं? तो लाइन ऑफ अथॉरिटी को फॉलो करिए। अगर कोई टॉप लेवल पर रखा तो तुम आप खुद से बात मत करो, बोल दो उससे बात करो, बात खत्म। इज्जत प्रतिष्ठा अगर बचाना है तो, नहीं तो खुद से बात करो, बेइज्जत हो गए। समझ गए क्या बोले? इसको कहते हैं स्केलर चैन। क्या कहते हैं? लेकिन इमरजेंसी है। मान लीजिए इस फैक्ट्री में आग लग गया, मैनेजर गया है दिल्ली, तो क्या मैनेजर का इंतजार करेंगे? आएगा तो बोलेगा, हम नहीं बोलेंगे कि बोलेंगे निकलिए आग लग चुका है, बोलेंगे ना जी आके इस मैटर में कहीं इमरजेंसी है। तो इमरजेंसी का केस में कोई मैनेजर फैनेजर नहीं, डायरेक्ट कम्युनिकेशन होगा। डायरेक्ट कम्युनिकेशन बिटवीन सुपीरियर टू सबऑर्डिनेट। डायरेक्ट कम्युनिकेशन बिटवीन सुपीरियर टू, डायरेक्ट बातचीत होगा, कोई दिक्कत नहीं। समझ रहे हैं? देखिएगा कोई आपदा विपदा हो जाता है तो मंत्री लोग डायरेक्ट चला आता है बात करने के लिए, जायजा लेने के लिए पहुंच जाता है, वो चाहे विपक्ष का नेता हो या जो सत्ता पक्ष में बैठा हुआ है। समझ रहे हैं क्या बोल रहे हैं? जैसे वेस्ट बंगाल में अगर कोई बात हो जाता है तो ममता बनर्जी खुद चली आएगी बात करने के लिए। उस समय वो सिस्टम नहीं देखा जाएगा, डायरेक्ट बात होगा क्योंकि इमरजेंसी है। समझ रहे हैं क्या बोल रहे हैं? विपक्ष वाला लोग भी चलाएगा, उस समय सिस्टम नहीं देखा जाएगा क्योंकि इमरजेंसी है। समझ गए क्या बोले? तो वैसे इमरजेंसी के केस में गैंग प्लान, गैंग प्लान, गैंग प्लान, गैंग प्लान मीन्स डायरेक्ट कम्युनिकेशन बिटवीन सुपीरियर टू सबऑर्डिनेट। सुपीरियर टू आगे बढ़े, बोलिएगा तब तो बढ़ेंगे। नेक्स्ट ऑर्डर, जो बोला गया वो करो, माथा मत चाटो। जो बोला गया है ऑर्डर लाइन को फॉलो करो। समझे? संस्था में आगे डेली मत पूछो क्या करे, अबे जो बोला गया वो करो। जहाँ पे जो सामान रखने के लिए बोला गया रखो। आप ही लोग आते हैं तो डेली पूछते हैं किधर बैठे, अरे बैठना इधर बैठिए, ऑर्डर ऑर्डर दिया हुआ है, बैठिए आप इधर। पूछेगा किधर बैठे हैं? रेस्टोरेंट में जाइएगा तो आपको मालूम है कि सीट लगाया हुआ है, इधर बैठना है तो बैठिए। पूछना क्या किधर बैठे? ऑर्डर लाइन से हो, फॉलो करिए। समझ रहे हैं? तो ऑर्डर का मतलब संस्था में जो ऑर्डर है उसको फॉलो किया जाए। बार बार ना पूछा जाए क्या करें कैसे करें, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं चलेगा, समय बर्बाद होगा ना ऐसे करके। समझ गए क्या बोले? आगे बढ़ें। नेक्स्ट इक्विटी। इक्विटी माने फेयर जस्टिस। फेयर न्याय बराबर का होना चाहिए। मान लीजिए ये दरबान है और मान लीजिए मेरा चार्टर्ड अकाउंटेंट है, दरबान चार्टर्ड अकाउंट, दोनों झगड़ा कर लिया, मारपीट कर लिया, वो भी 2 ठूसा ये भी 2 ठूसा। कोई मैनेजमेंट में लड़ाई भी होता है? कर लेता है लोग, बट जनरली नहीं होता है। लेकिन करने वाले लोग कर ही लेते हैं, करने वाले लोग कर लेते हैं, मारपीट कर लेते हैं, क्या करेंगे? अब स्टाफ किया है ना, मालिक को इसमें नहीं करना चाहिए, मालिक को इस तरीका का रवैया नहीं रखना चाहिए। समझ रहे हैं क्या बोल रहे हैं? क्योंकि भगवान मालिक बनाया है, स्टाफ को आपको पीटने के लिए नहीं। भगवान मालिक बनाया, सबको नहीं बनाते हमारे। समझ रहे हैं क्या बोल रहे हैं? मान लीजिए लोग कर लिया, तो अगर झगड़ा कर लिया है ना तो दोनों के साथ न्याय सेम होना चाहिए। अगर सस्पेंड वाला नियम है तो अगर ये 1 सप्ताह सस्पेंड होगा तो वो भी 1 सप्ताह सस्पेंड होगा। उससे क्या होगा? उससे क्या होगा? इक्वल फेयर जस्टिस होना चाहिए, न्याय बराबर होना चाहिए। महीना उसका ज़्यादा है इसका कम है, ये बात पचाने वाला है, कोई दिक्कत नहीं है। या भाई हम दरबार तो मेरा महीना कम है, वो सी है तो उसका महीना ज़्यादा, ये बात पचने लायक है। लेकिन गलती के केस में दोनों पे इक्वल ट्रीटमेंट। समझ गए क्या बोले? इसको इक्विटी कहते हैं। अब देखिए जो नियम सरकार बनाता है हमारे देश में, जो नियम है गरीब अमीर सबके लिए सेम है। नहीं तो अमीर लोग तो गरीब को कुचल देता, कुछ समझता ही नहीं। तो ये बोलिए वो गरीब है, भाई नियम सबके लिए सेम है। तो वैसे कंपनी का नियम सबके लिए सेम होना चाहिए, चाहे वो किसी भी लेवल का एम्प्लॉय हो। समझ रहे हैं? यही लिखे इक्विटी, काइंड फेयर एंड जस्ट ट्रीटमेंट टू द एम्प्लॉय। बराबर का ट्रीटमेंट होना चाहिए। समझ रहे हैं क्या बोल रहे हैं? चाहे कोई हादसा हो गया और वो सीए है, उसको चोट लग गया, इसको भी चोट लग गया, तो दोनों को सेम जगह ले जाके इलाज कराएंगे, सेम तरीका का कंपनसेशन देंगे, सेम तरीका का ट्रीटमेंट करेंगे। समझ रहे हैं क्या बोल रहे हैं? क्योंकि दोनों तो स्टाफ ही है। समझ, इसको कहते हैं इक्विटी। स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर ऑफ पर्सोनल। एक एम्प्लॉय को बार बार चेंज मत करो, एक एम्प्लॉय को ले लियो तो वहाँ पे खटाओ कुछ दिन ताकि वो काम सीख जाए। बार बार स्टाफ को चेंज करने का दरकार नहीं है। इसको हम कहते हैं स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर ऑफ पर्सोनल। स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर ऑफ, बार बार स्टाफ चेंज करने का दरकार, एक बार ले लियो तो 2-4 साल काम करवाओ उससे ताकि वो सीख जाए। इनिशिएटिव, प्लान पे डिस्कशन करो अपने लोगों के साथ, बोलो ये करे ना करे, वो लोग से सजेशन लो, पूछो, फिर इम्प्लीमेंट करो प्लान। सजेशन लीजिए, पूछिए। स्टाफ भी कभी कभी बढ़िया आइडिया दे के चल जाता है।
समझे? स्टाफ से डिस्कशन करिएगा ना, तो कभी कभी स्टाफ भी बहुत बढ़िया आइडिया देता है जो कि लाजवाब रहता है। इसको हम क्या कहते हैं? इनिशिएटिव। क्या कहते हैं? इनिशिएटिव माने चॉकिंग आउट द प्लान। प्लान के ऊपर चर्चा करिए, सोचिए। कभी कभी एम्प्लॉई या नॉर्मल व्यक्ति भी ऐसा आइडिया देता है जो आपके दिमाग में नहीं है, और वो आइडिया से बहुत बढ़िया काम हो जाएगा आपका। तो कम से कम लोगों का सुनिए, प्रेरणा लीजिए, कोई दिक्कत वाला बात नहीं है। इसको हम कहते हैं इनिशिएटिव। क्या कहते हैं? समझ रहे हैं? हो सकता है कि वो अपने हिसाब से सोच रहा है और आप अपने हिसाब से सोच रहे हैं, लेकिन आप वो नहीं सोच पा रहे जो वो सोच रहा है, वो बढ़िया है चीज़। सुनिएगा तो हो जाएगा। समझ रहे हैं क्या बोला कि नहीं समझ? इसको कहते हैं इनिशिएटिव। रेम्यूनरेशन ऑफ पर्सोनेल, कर्मचारी को सैलरी जो तय किए हो समय से दे दो, समय से दे दीजिए। इसको हम कहते हैं रेम्यूनरेशन ऑफ पर्सोनेल। रेम्यूनरेशन ऑफ, जो महीना फिक्स किए हो, बिजनेस के कैपेसिटी के हिसाब से महीना होना चाहिए, अपने बिजनेस के हिसाब के कैपेसिटी के हिसाब से महीना होना चाहिए। आज जो महीना तय किए हो और महीना लगा तो उसको दे दो। आप लोग की तरह 1.5 महीना 2 महीना मत झूलाओ, जैसे आप लोग फीस के साथ करते हैं, ऐसा नहीं करो। यस, ये तो रिकॉर्डिंग करना है, इसलिए रिकॉर्ड हो रहा है। आइए, इसको कहते हैं रेम्यूनरेशन ऑफ पर्सनल। यस, हम लोग फी के लिए पढ़ाते हैं। आइए, किसका बात कर रहे हैं? रेम्यूनरेशन ऑफ पर्सनल। रेम्यूनरेशन ऑफ पर्सनल, समझ पा रहे हैं क्या बोल रहे हैं? उसी में कुछ बच्चा सोचता है 2 महीने का फीस मार ले। आइए, तो रेम्यूनरेशन है बच्चे, रेम्यूनरेशन अब सब क्या हम तुमको कौन पता? सार्वजनिक रूप से कुछ बात अच्छा लगता है। देखिए, पे फेयर वेजेज ऑन टाइम, समय से महीना दे दो, जिसका जो सरकार है वो दे दो। समझ गए क्या बोले? क्या कंपनी में तुम लोग वाला हिसाब करोगे ना तो एम्प्लॉय बड़ा मार मारेगा, एम्प्लॉय मालिक को बड़ा मार मारेगा। क्यों? क्योंकि वो तो आपके भरोसे 1 महीना काम किया है ना, आपके भरोसे। उसका घर में चूल्हा चक्की कैसे जलेगा? मालिक को मारेगा। रखे क्यों है? औकात नहीं है तो मैनेजर पैसा देगा, मालिक पे सब जाएगा कि रखे क्यों? मत रखो, बोल लो कि दिक्कत है भाई हम नहीं रखेंगे, आप तो तय करके रखे हैं तो दे दीजिए पैसा। पैसा के लिए विवाद हो जाता है, झगड़ा हो जाता है पूरा एकदम। किसका बात कर भाई? रेम्यूनरेशन ऑफ पर्सनल। रेम्यूनरेशन ऑफ मैनेजर को क्या मारेगा? मैनेजर तो मालिक पे डिपेंड है, मैटर वो संभालेगा ना, पैसा वाले मैटर कैसे संभालेगा? आइए आगे बढ़ते हैं। स्प्रेड कॉप्स, पूरा ग्रुप के साथ मिलकर काम करें, टीम के साथ काम करिए। समझ पा रहे हैं क्या बोल रहे हैं? टीम के लोगों के साथ काम करिए, इसको हम कहते हैं स्प्रेड कॉप्स। क्या कहते हैं? स्प्रेड कॉप्स। यूनियन स्ट्रेंथ के साथ काम करिए, भाईचारा के साथ काम करिए, मिलजुल के काम करिए, सबके कामों को समझिए कि इसका इंपॉर्टेंस है। सर आप 6 बजे बुलाए थे। अच्छा ठीक है, पढ़ा। इसको कहते हैं स्प्रेड कॉप्स। स्प्रेड कॉप्स, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग रखिए, ग्रुप एफर्ट में हार्मोनी रखिए, इसी को हम कहते हैं स्प्रेड कॉप्स। क्लियर है? 14 का 14 प्रिंसिपल हम लोग का कंप्लीट।